नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर 2। आज गाइज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 2। हमने टॉपिक स्टार्ट किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कोई बात नहीं बेटे, अगर किसी बच्चे ने पिछली क्लास मिस की थी तो कोई बात नहीं, हमारे पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है। वो बैकअप मोबाइल ऐप के ऊपर तो है ही है, मैं आज आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। आपको जिसको चाहिए होगा मुझे मैसेज कर देना कि सर मैंने कल क्लास नहीं लगाई थी, तो वो क्लास मैं आपके व्हाट्सएप पे आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब का, वहां से भी आप कर सकते हो, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मिस हो गया कल वाली क्लास तो हम आज कवर कर लेंगे। आज हम करने वाले हैं बच्चों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। थोड़ा सा 5 मिनट की एक रिवीजन ले लेते हैं पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब बेटे आपके सर ने आपको बताया था क्लोज करना या बंद करना। इसे क्लोज करना कह दो, या सोल्ड, हमने किसी और को बेच दिया बिजनेस, मतलब अपना बिजनेस बंद कर दिया, किसी को बेच दिया, ये है डिसॉल्व करना। सिंपल लैंग्वेज की बात करें तो डिसॉल्व करना मतलब बंद करना होता है। फिर बात करते हैं पार्टनरशिप, आपको पता ही है, और फर्म का मतलब है बिजनेस। गाइस यहां पर पार्टनरशिप का मतलब है रिलेशन बिटवीन पार्टनर, रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स। यानी कि मैंने पिछली क्लास में कल भी समझाया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये कोई नया वर्ड नहीं है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो आप पहले भी करते आए हो। सर कहां किया है हमने, हम तो फर्स्ट टाइम ही कर रहे। नहीं बेटे, याद करो जब आपने एडमिशन चैप्टर किया था तो वहां पे 2 पार्टनर थे ए और बी, रेशो 3:2 थी। फिर सी को ज्वाइन करवाया हमने, अब 3 हो गए ए बी सी, और जो रेशो आएगी वो 3:1, 3 पार्टनर्स में आएगी गाइस। तो जब 2 पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर फॉर्म में ज्वाइन करता है ना बेटा, तो क्या होता है, जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर थे उनके रिलेशन को हम बंद करेंगे और एक नया रिलेशन बन जाता है। देखो पुराना रिलेशन खत्म हुआ, नया रिलेशन बना, इसे बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी कि सपोज मैं और आप 2 पार्टनर हैं, हम लोग प्रॉफिट को इक्वल शेयर कर रहे हैं, हाफ मेरा हाफ आपका। अब वैभव हमें ज्वाइन करता है तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, जब वैभव हमें ज्वाइन करेगा तो ए और बी जो हाफ हाफ शेयर कर रहे थे प्रॉफिट को, अब वो 1/3 शेयर करेंगे। तो हमारा और आपका रिलेशन वो खत्म हुआ, हाफ हाफ वाला खत्म हो गया और नया बन गया 1/3 वाला। तो इसे कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट गाइस आज हम क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज तो हम बिजनेस ही टोटली बंद कर रहे हैं, बिजनेस बंद करके बेच देंगे किसी को, ये कर रहे हैं आज तो। अब सवाल ये था भाई क्या स्टेप बताए गए थे आपको इसके, तो याद करो प्यारे बच्चों। मैंने कहा था जब भी हम फर्म को डिसॉल्व करेंगे, फर्म को बंद करेंगे, तो सबसे पहला काम जो इस प्रोसेस को करेगा, जो इस काम को करेगा गाइस, सबसे पहला काम वो क्या करेगा, से मुझे आपने अपॉइंट कर दिया कि सर आप फर्म को डिसॉल्व करो। ठीक है बच्चों, मैं आपके लिए काम करने लगा हूं, मैं पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास कितनी एसेट्स हैं। तो पहला काम रहेगा कि मेरे को यह चेक करना है कि हमारे पास एसेट्स कितनी है, पहला काम। फिर दूसरा काम मैं चेक करूंगा हमारे पास लायबिलिटीज कितनी है ना बेटा, क्योंकि लायबिलिटी मुझे पे करनी है, और लायबिलिटीज पे करने के लिए पैसे कहां से आएंगे, वो एसेट बेच के आएंगे, सिंपल सी बात है। तो पहला काम हमने क्या करना है कि एसेट कितनी है हम पहले ये चेक करेंगे, फिर लायबिलिटीज कितनी है ये चेक करेंगे। तो गाइज ये एसेट कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये चेक करना, इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं क्लोज करना। एसेट क्लोज करना, लायबिलिटीज क्लोज करना, लायबिलिटीज क्लोज करना, हम एसेट क्लोज करेंगे, लायबिलिटी क्लोज करेंगे, कि हमारे पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, हम ये चेक करेंगे। तो ये चेक करना कि आपके पास कितनी एसेट्स हैं, बेंचेस कितने पड़े हैं, बिल्डिंग कितनी है, मशीनरी कितनी है, लैंड कितनी है, कैश कितना है, डेटर कितने हैं, इन सब को एक जगह पर कंपाइल्ड करना, दैट इज कॉल्ड क्लोज करना। उसके बाद फिर लायबिलिटी चेक करेंगे। से मान लो हमारे पास टोटल 50 एसेट्स हैं और उनकी वैल्यू मान लेते हैं 1 CR, 1 करोड़ रुपए की है। अच्छा, हमारे पास 50 एसेट हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर, स्टॉक, कैश, बैंक, इस तरह से 50 एसेट है हमारे पास, उनकी टोटल वैल्यू 1 करोड़ रुपीज है। ओके, हमारे पास 20 लायबिलिटीज हैं जिनकी वैल्यू 60 लाख रुपीज है। ऐसे हम चेक करेंगे, ये जस्ट एग्जांपल देकर समझा रहा हूं मैं आपको बच्चों। प्रैक्टिकली भी अगर मैं आपसे कहूं कि भाई फलाने बंदे का बिजनेस बंद कर दो, उसका बिजनेस बेच दो, तो आप क्या करोगे, यही करोगे ना आप लोग। सबसे पहले उसकी एसेट चेक करोगे, कितनी एसेट्स हैं उसके पास।
बस ये चेक करना मतलब क्लोज करना। फिर आप लायबिलिटीज चेक करोगे कि लायबिलिटीज कितनी है, फिर ये चेक करोगे। ये दो काम मैंने बता दिया आपको। अब थर्ड नंबर पे क्या आता है, आपने एसेट चेक की थी, अब थर्ड नंबर पे क्या करेंगे आप, अब उनकी एसेट्स को हम सोल्ड कर देंगे। और फिर नंबर 4 पे हम क्या करेंगे, लायबिलिटीज को पेड करेंगे, लायबिलिटीज पे कर देंगे। आई बात समझ? पहले एसेट चेक करेंगे मतलब क्लोज करेंगे, लायबिलिटीज क्लोज करेंगे मतलब चेक करेंगे, फिर एसेट सोल्ड कर देंगे, एसेट को बेच देंगे, और एसेट बेच के जो पैसे आएंगे वैभव क्या करेंगे, पार्टी करेंगे उसकी। नहीं वैभव पार्टी नहीं करेंगे, उससे लायबिलिटीज पे ऑफ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। और लायबिलिटी पे ऑफ करने के बाद अगर पैसे बच जाते हैं तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये सब हमने करना है अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में। तो चलो अब हम आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले कल हमने एक एंट्री पास भी की थी, आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्नल एंट्रीज की। गाइस जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, क्योंकि सारी अकाउंटिंग उस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्रीज को। और मैंने सबसे पहले आपको फर्स्ट कहा था फॉर एसेट्स क्लोज्ड, आप भी नोट कर लेंगे अपने पास, फॉर एसेट्स क्लोज्ड। गाइस जब भी मैं आपको ये वर्ड यूज करूंगा ना एसेट्स क्लोज, तो इसका मतलब होता है एसेट्स को, सभी एसेट्स को जो अवेलेबल है फॉर सेल, उनको एक जगह पे कंपाइल्ड करना, एक जगह पे इकट्ठा करना, लिखना, ये होता है एसेट क्लोज करना। जब भी हम किसी बिजनेस को क्लोज करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास एसेट्स हैं कितनी। फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट है, क्या क्या एसेट्स हैं, उन सभी एसेट्स को एक जगह पे लिखना, इकट्ठा करना, दैट इज कंपाइल्ड करना, ये है एसेट क्लोज करना। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसके लिए हम एक कॉमन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट। तो लो बेटे, सबसे पहले फर्स्ट एंट्री क्या बनती है आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ये बेटे फर्स्ट एंट्री है एसेट क्लोज करने की। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, जितनी भी हमारे पास एसेट्स अवेलेबल हैं उन सभी को एक जगह पे इकट्ठा करना, दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स। ये फर्स्ट एंट्री है बच्चों। उसके बाद यहां पर मैंने आपको लिखवाया था, अगर आपको याद हो, एमएसबी एमएसबी लिखवाया था। ये एमएसबी क्या होता है वैभव, जरा बता दो बच्चों को, इनको नहीं पता सबको। तो एमएसबी का मतलब है, मोटी सी बात, मैंने यहां पे लिखवाया था प्यारे बच्चों, ऑल एसेट्स should be closed at gross value। आप नोट कर लेंगे बेटे, ऑल एसेट्स शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू, सभी एसेट्स को ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज करेंगे। फिर वैभव ने कहा था सर ये ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, ये भी बता दीजिए हमारे को आप। अच्छा बेटे बता देते हैं। देखो बेटे, सपोज आपके पास एक बैलेंस शीट गिवन थी क्वेश्चन के अंदर आपको, उसमें डेटर गिवन थे 40,000 रुपीज के, और प्यारे बच्चों उसमें लिखा था लेस प्रोविजन 2,000, और आउटर कॉलम में लिखा हुआ है 38,000। तो ग्रॉस वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, ग्रॉस वैल्यू का मतलब है बिफोर प्रोविजन, यानी कि जो ये 38 है ना गाइज, ये नेट वैल्यू होती है, नेट वैल्यू, इसी नेट वैल्यू कहते हैं बेटा। 2000 को बोलते हैं प्रोविजन वैल्यू, ये प्रोविजन वैल्यू है, और 40,000 हमारी क्या है, ग्रॉस वैल्यू। तो अब आप समझ गए ग्रॉस वैल्यू क्या होती है। ग्रॉस वैल्यू क्या है, ग्रॉस वैल्यू का प्यारे बच्चों मतलब है वो वैल्यू जो प्रोविजन से पहले हो। ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, जो प्रोविजन से पहले है। भाई हमारे पास डेटर गिवन थे हमारे पास 40,000 रुपीज के, लेस प्रोविजन 2,000, और बाहर लिखा है 38,000। आपने कई बार ऐसे देखा होगा, बैलेंस शीट में इस तरह से डेटर दिए होते हैं, आपने देखा होगा बेटे आपने। तो जो प्रोविजन लेस करने से पहले की वैल्यू होती है ना गाइज, वो आपकी क्या है, ग्रॉस वैल्यू। और प्रोविजन लेस करने के बाद की जो वैल्यू होती है वो होती है नेट वैल्यू। तो हमने जो भी एसेट्स लेनी है ना बच्चों, ऑल एसेट्स शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू। हम सभी एसेट्स को ग्रॉस वैल्यू पे लेंगे,
ग्रॉस वैल्यू पे, मतलब बिफोर प्रोविजन। यहां तक समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद लिखा हुआ एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, अब कौन कौन सी एसेट क्लोज नहीं करेंगे वो बता देते हैं आपको। फिर रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। ऑल एसेट्स शुड बी क्लोज एट ग्रॉस वैल्यू एक्सेप्ट, भाई सभी एसेट ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज करेंगे एक्सेप्ट किसको छोड़ के, क्या क्लोज नहीं करेंगे। अब वन बाय वन लिखेंगे। क्या क्लोज नहीं करेंगे बच्चों, कैश क्लोज नहीं करेंगे, बैंक क्लोज नहीं करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे। ये दोनों डेबिट बैलेंस हैं प्यारे बच्चों, ये। और पी एंड एल क्लोज नहीं करेंगे, ये पी एंड एल भी डेबिट बैलेंस है। एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी क्लोज नहीं करेंगे। देख रहे हो आप सभी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस क्लोज नहीं करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्लोज नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये सारी की सारी आइटम जो मैं लिखी है ना बेटे यहां पर, ये सभी आपको बैलेंस शीट एसेट साइड दी होती हैं, एसेट साइड। और इन्हें बेटे क्या कहेंगे, आर कॉल्ड डेबिट बैलेंस, तो यहां तक एक बार मैं आपको रिवाइज करा दूं और प्यारे बच्चों इसे याद कर लो। ऑल एसेट, यस क्या था भाई, एक बार फटाफट से रिवाइज करें, मेरे साथ साथ आप भी बोल लेंगे। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले ऑल एसेट्स शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू, सारी एसेट ग्रॉस वैल्यू पे क्लोज करनी है। और ये ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, बिफोर प्रोविजन, ओके। एक्सेप्ट, क्या क्लोज नहीं करना भाई, कैश क्लोज नहीं करना, बैंक क्लोज नहीं करना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करना, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी क्लोज नहीं करना, पी एंड एल डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, गाइज इन सभी को हम क्लोज नहीं करेंगे। मतलब कि इन सभी को हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, ये मतलब होता है बेटा। अब यहां तक कुछ क्वेश्चंस हैं, आप मुझे आंसर करें। एसेट क्लोज करने की आपके सर ने आपको क्या एंट्री बताई थी, जरा बताइए मुझे भाई। एसेट क्लोज करने की एंट्री क्या होती है, कोई भी बेटा आंसर कर। बिल्कुल ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। दूसरा क्वेश्चन है, जब हम एसेट क्लोज करेंगे तो किस वैल्यू पे करेंगे, ग्रॉस वैल्यू पे, नेट वैल्यू पे, प्रोविजन वैल्यू पे। भाई बाकी लोग भी आंसर करें। और तीसरा क्वेश्चन है कि जब हम सभी एसेट क्लोज करेंगे तो क्या क्या क्लोज नहीं करेंगे, कौन कौन सी एसेट क्लोज नहीं करेंगे। तो नंबर 1 कैश, और क्या क्या क्लोज नहीं करेंगे, जो इनमें से क्या क्या क्लोज नहीं, देखो सभी एसेट क्लोज करेंगे, क्या क्लोज नहीं करेंगे वो बता देता हूं आपको मैं। एसेट साइड से क्या क्या क्लोज नहीं करेंगे, आई रिपीट, बैलेंस शीट की एसेट साइड से कौन कौन सी एसेट क्लोज नहीं करेंगे। नंबर 1 कैश, नंबर 2 बैंक, नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, पी एंड एल डेबिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, इन्हें क्लोज नहीं करेंगे, ये क्लोज नहीं होंगे, याद रखना प्यारे बच्चों। तो ये फर्स्ट एंट्री हमने कंप्लीट कर ली फॉर एसेट क्लोज। आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आगे बढ़ूंगा नंबर 2 सेकेंड एंट्री पे। ये बेटे हमने फर्स्ट एंट्री पास कर ली फॉर एसेट क्लोज। बेटे टोटल हमने सिर्फ 6 एंट्री पास करनी है, पूरा डिसोल्यूशन उन 6 एंट्रीज में समाता है बेटे, बाहर से नहीं आता। फर्स्ट हमने कर लिए, मेन बस फर्स्ट 2 एंट्रीज हैं। अब फर्स्ट के बाद सेकेंड पे आते हैं, लिखेंगे प्यारे बच्चों सेकेंड, नंबर 2 सेकेंड एंट्री फॉर लायबिलिटीज क्लोज्ड। अच्छा, एसेट क्लोज की एंट्री मैंने बताई थी, आपको याद होगा प्यारे बच्चों। एसेट क्लोज की एंट्री आपको यहां बताई गई थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट। तो बताओ लायबिलिटी क्लोज की एंट्री क्या होगी, बताओ बताओ, ट्राई करो भाई। हाँ, वेरियस लायबिलिटीज या सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश, इसे नोट कर लो। फिर अब इसमें भी हम करने वाले हैं, मैं बता दूं आपको, इसमें भी हम करेंगे एमएसबी। भाई ये एमएसबी क्या है,
ये मोटे मोटे फॉर्मूले हैं जो हमारे बनाए हुए हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले लायबिलिटी क्लोज की एंट्री होती है वेरियस लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लायबिलिटी क्लोज की एंट्री हमने लिख ली बोर्ड पे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब आप यहां पे नोट डाउन करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसका वर्किंग नोट लिखेंगे प्यारे बच्चों। नंबर 1, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज such as गाइस दोबारा चेक कर लेते हैं क्या लिखा है यहां पे। कहते हैं ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज। भाई जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उन्हें जरूर क्लोज करना है, कहते हैं जरूर क्लोज करना है। सच एज क्या क्या है ये? क्रेडिटर्स, लिखो प्यारे बच्चों, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ये मैं वो बता रहा हूं जिन्हें क्लोज करते हैं, जो आपने क्लोज करनी है ये वो हैं। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज सच एज क्रेडिटर्स। आप देखना जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, जब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बड़ा क्वेश्चन और आप इस एंट्री के बेस पे ट्राई करेंगे, आपको बहुत इजी लगेगा चैप्टर, देख लेना आप लोग, क्योंकि इन एंट्री में सब कुछ बता दूंगा क्या क्लोज करना है क्या क्लोज नहीं करना। All outside liabilities must close such as creditors, bills payable, bank loan, outsiders loan, रिपीट करते हैं बेटा, क्या क्या क्लोज करना है? क्रेडिटर क्लोज करने हैं, बिल्स पेबल, बैंक लोन क्लोज करना है, आउटसाइडर्स लोन क्लोज करना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF, Employees Provident Fund EPF, Employees Provident Fund, फिर सुन लेंगे बेटे क्या क्या क्लोज करेंगे, याद हो गया होगा बेटे अब तो आपको सारा। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटसाइडर्स लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। उसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। बेटे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ आपने क्या करना है? सर बता दीजिए क्या करना है। यहां पे एक स्टार मार्क करो, ऐसे कंडीशन अप्लाई। बताऊंगा बेटे कंडीशन अप्लाई क्या है। ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्सेट्रा, ETC एक्सेट्रा। ये गाइस सबसे पहले मैंने क्या बता दिया नोट 1 के अंदर, हम कौन कौन सी लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे, लायबिलिटीज को, नॉट एसेट, लायबिलिटीज को। आई थिंक याद हो गया होगा बेटा। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटसाइडर्स लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एक्सेट्रा। आप देखेंगे बेटे इस नोट्स के बाद ना आपका चैप्टर बहुत इजी लगेगा आपको जब आप इसे नोट कर लेंगे। अब आते हैं नोट नंबर 2 की तरफ। इसमें 2 नोट है, एक नोट नंबर 2 भी आएगा। अब आप लिखेंगे नोट नंबर 2, ऑल accumulated profits, comma, general reserve, comma, revenue reserve, comma, comma, P&L account, comma, workmen compensation reserve, comma,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कॉमा पार्टनर्स करंट अकाउंट। आई रिपीट गाइज, ये नोट नंबर 2 है। हाँ जी, तो ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, पी एंड एल अकाउंट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, उसके बाद पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, एक्सेट्रा आर नेवर क्लोज्ड, आर नेवर क्लोज्ड, इनको क्लोज नहीं करते, आर नेवर क्लोज्ड। भाई यहां पे 2 पॉइंट बताए हैं बेटे आपको मैंने। एक यहां पे ना जो ये था ना पार्टनर्स लोन, बेटे इसके साथ भी स्टार लगा लो, पार्टनर्स लोन अकाउंट, इस पे भी कंडीशन है, यहां पे भी स्टार मार्क कर लो। अब आप समझना, अब हम मैं क्या बताने वाला हूं आपको। सबसे पहले मैंने आपसे कहा था बेटे ये फर्स्ट पार्ट था, देखो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, इसमें क्या बताया कि क्या क्या हम क्लोज करेंगे, मतलब कौन कौन सी लायबिलिटीज को आपने क्लोज करना है। ये क्लोज करना क्या होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, क्लोज करना क्या होता है कि कौन कौन सी लायबिलिटीज को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाना है, ये होता है क्लोज करना, राइट। तो कौन कौन सी लायबिलिटी हम क्लोज करेंगे गाइस, कहते हैं ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज, ओके, मस्ट क्लोज सच एज क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, आउटसाइडर्स लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एक्सेट्रा। ये वो है जिन्हें क्लोज करना है। हेलो, जो फर्स्ट नोट था बच्चों, इसमें वो सभी लायबिलिटी लिखवा दी गई जिन्हें हम क्लोज करेंगे, जिन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में दिखाएंगे, ये मतलब था। और नोट नंबर 2 क्या है बच्चों, नोट नंबर 2 क्या है उसको पढ़ लेते हैं। भाई नोट नंबर 2 क्या है, ये नोट नंबर 2 क्या है, जिन्हें हम क्लोज नहीं करते, मींस वो लायबिलिटीज जो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती। यानी अब आपके सामने देखो, जब भी आप बैलेंस शीट में जाएंगे लायबिलिटी साइड, तो वहां से कुछ लायबिलिटीज क्लोज होंगी और कुछ लायबिलिटीज क्लोज नहीं होंगी। और गाइस कौन सी लायबिलिटी क्लोज होंगी, नोट नंबर 1, नोट नंबर 1। और कौन सी लायबिलिटी क्लोज नहीं होंगी, नोट नंबर 2। जो लायबिलिटीज क्लोज होंगी बेटा वो नोट नंबर 1 में लिखवा दी, यहां पे देखो आप, और जो क्लोज नहीं होंगी वो नोट नंबर 2 में लिखवा दी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये लायबिलिटी साइड दिया होता है प्यारे बच्चों, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन, कंडीशन अप्लाई, आर नेवर क्लोज्ड। देख रहे हो आप, ये नोट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, आर नेवर क्लोज्ड, इसे क्लोज नहीं करते। जब भी मैं आपसे पूछूंगा बेटे बताइए लायबिलिटी साइड से कौन कौन सी आइटम क्लोज होंगी, मतलब कौन कौन सी आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में हम दिखाएंगे, तो आप नोट नंबर 1 वाली आइटम बता देंगे, नोट नंबर 1 ये वाला, ये वाला। और कौन सी लायबिलिटी क्लोज नहीं होंगी, नोट नंबर 2। ये समझ लो बेटा, ये जो अभी तक बताया ना, पूरे चैप्टर के ये 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट पॉइंट था ये फॉर एसेट क्लोज, और दूसरा है फॉर लायबिलिटी क्लोज। बस ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट थे, इसके बाद पूरा चैप्टर बड़ा इजी है। जो कुछ था इन 2 पॉइंट में था, यानी इन दोनों पॉइंट से आपको यह समझ आ जाता है बच्चों कि हम कौन कौन सी एसेट क्लोज करेंगे, कौन कौन सी लायबिलिटीज क्लोज करेंगे और कौन सी लायबिलिटी क्लोज नहीं करेंगे। तो प्यारे बच्चों यहां तक बेटे ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था इस चैप्टर का, डिसोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है। आपको यहां तक एक बात समझ आ गई कि हमने क्या क्लोज करना है, क्या क्लोज नहीं करना। मतलब देखो ये तो आप सभी जानते हैं ना बेटा, 1% यहां पे आता हूं मैं, एक बात समझना, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना प्यारे बच्चों, तो आपको एक बैलेंस शीट दी होगी, एक आपको बैलेंस शीट दी होगी। जब भी क्वेश्चन आपको आएगा एक बैलेंस शीट दी होगी, और आपको ये पता है कि बैलेंस शीट में जो लेफ्ट साइड होती है ये आपकी लायबिलिटी साइड है और ये आपकी एसेट साइड है।
तो आज जो फर्स्ट 2 एंट्रीज आपने करी ना प्यारे बच्चों, आप समझ पाएंगे कि हम एसेट साइड से कौन कौन सी आइटम को हम रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे, ये आप समझ चुके हो। लायबिलिटी साइड से हम किन आइटम्स को रियलाइजेशन अकाउंट में लेके जाएंगे वो क्या है, और किन आइटम्स को हम रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर लेके नहीं जाएंगे, ये आपको मैंने सिखा दिया। अभी तक जो किया है ना प्यारे बच्चों, हमने अभी तक जो किया है वो ये किया है हमने कि एसेट साइड से कौन कौन सी आइटम रियलाइजेशन में जाएंगी, ये हमने फर्स्ट एंट्री में कर लिया, फर्स्ट एंट्री में। और बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से कौन सी लायबिलिटीज रियलाइजेशन में जाएंगी, ये एंट्री नंबर 2 का फर्स्ट पॉइंट था। और कौन कौन सी लायबिलिटीज लायबिलिटी साइड से कौन कौन सी आइटम्स लायबिलिटी साइड से कौन कौन सी आइटम रियलाइजेशन में नहीं जाएंगी, ये सेकंड पॉइंट का सेकंड पॉइंट था। देखो बेटे आपके सामने, ये देखो यहां बता रहा हूं कौन कौन सी लायबिलिटी क्लोज होंगी। नोट नंबर 1, मतलब कौन कौन सी लायबिलिटीज बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगी, ये नोट नंबर 1 है। कौन कौन सी लायबिलिटीज बैलेंस शीट से रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी, ये नोट नंबर 2 है। आप एक बार इनको ठीक से पढ़ लीजिए और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पे आपको ये बता दिया है, ये जो फर्स्ट एंट्री है ये बताती है कौन सी एसेट लायबिलिटी में क्लोज करेंगे और सेकंड में कौन सी क्लोज नहीं करेंगे। ये वो 2 पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट लायबिलिटी साइड के लिए। ये दोनों पॉइंट किसके लिए प्यारे बच्चों, ये लायबिलिटी साइड के लिए। लायबिलिटी साइड से कौन सी आइटम्स क्लोज होंगी, कौन सी आइटम रियलाइजेशन में जाएंगी। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज, देखो लिखा हुआ है ना, such as creditors, bills payable, bank loan, outsiders loan, outstanding expenses, income received in advance, employees provident fund, IFF, ये सब क्लोज होंगे, ये सब क्लोज होंगे। और फिर पॉइंट नंबर 2, क्या लायबिलिटी साइड से क्लोज नहीं होगा, क्या क्लोज नहीं होगा, मतलब बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड से कौन सी आइटम्स रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएंगी, तो वो ये है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, स्टार लगाया हुआ है इस पे, कंडीशन है आर नेवर क्लोज्ड, आर नेवर क्लोज्ड, ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाते। चलो जी देखते हैं आगे। अब ये 2 एंट्री आपने कर ली, मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों एंट्री समझ आ गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं थर्ड एंट्री पे। अब प्यारे बच्चों थर्ड एंट्री पे आ गए हम लोग। थर्ड एंट्री हमारी क्या कहती है, थर्ड एंट्री है फॉर एसेट्स सोल्ड ओब्लिक रियलाइज्ड। बेटे सोल्ड लिखा हो या रियलाइज लिखा हो बात एक ही है, लिख लो हेडिंग अपने पास, फॉर एसेट्स सोल्ड ओब्लिक रियलाइज्ड, एसेट सोल्ड ओब्लिक रियलाइज्ड। हम बेटे एसेट सोल्ड कर रहे हैं, हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं, बताओ हमारे पास क्या आ रहा है। जब हम एसेट सोल्ड करेंगे वैभव, जब हम एसेट बेचेंगे हमारे पास क्या आएगा, कैश आ रहा है, सिंपल बेटे। तो एंट्री पास करेंगे कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लो प्यारे बच्चों लिखो एंट्री, कितनी इजी एंट्री देखो बेटे आपके सामने है, फॉर एसेट सोल्ड। बस वो 2 ही एंट्री मेन थी बच्चों जो पीछे कर ली हमने, अब तो बहुत इजी है। फॉर एसेट सोल्ड, एसेट रियलाइज की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा अब एंट्री नंबर 3 पे आ जाओ, फॉर एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर, एनी पार्टनर टेकन बाय एनी पार्टनर, कहते हैं फॉर एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर। क्या लगता है बेटे क्या एंट्री पास होनी चाहिए इसकी। अगर हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं बच्चों तो एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर हम एसेट बेच रहे हैं तो पैसे आ रहे हैं, फिर एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और अगर हम एसेट नहीं बेच रहे, अगर हम एसेट नहीं बेच रहे, बताओ पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो क्या एंट्री होनी चाहिए,
कहते हैं फॉर एसेट टेकन बाय एनी पार्टनर, अगर एसेट पार्टनर ने टेक ओवर करी है बेटे तो क्या एंट्री पास होगी? सोचो और बताओ जल्दी से क्या एंट्री होनी चाहिए। हाँ हाँ बताओ बताओ, शाबाश बताओ। बिल्कुल ठीक है जी, जहां पर कैश था ना प्यारे बच्चों, जहां पर कैश था, यहां पर कैश की जगह पे क्या आ जाएगा, यहां पे चेंज करेंगे, यहां आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, दैट्स ऑल। यानी जहां पर कैश था वहां पे क्या आ जाएगा, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। देखा आपने कितना इजी था। अगर हमने एसेट सोल्ड करी है फिर तो एंट्री बनती है कैश टू रियलाइजेशन। अगर प्यारे बच्चों हमने एंट्री सोल्ड कर दी है फिर तो एंट्री बनती है कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर हमने एसेट सोल्ड नहीं की है, टेकन ओवर बाय पार्टनर, पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया, पार्टनर ने, तो जहां बेटे कैश था वहां पार्टनर का नाम आ जाएगा, सिंपल। ये दो एंट्री हमने कर ली। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये दो एंट्री आपने कर ली, अब फोर्थ एंट्री पे आ जाओ। फोर्थ एंट्री भाई, फोर्थ एंट्री है फॉर लायबिलिटीज पेड। चलो बेटे ट्राई करो, बताओ कौन बताएगा फॉर लायबिलिटीज पेड की एंट्री क्या होनी चाहिए। फॉर लायबिलिटीज पेड, हम लायबिलिटीज पे कर रहे हैं भाई। हमने अभी तक क्या कर लिया, एसेट क्लोज कर दी, लायबिलिटी क्लोज कर दी, एसेट सोल्ड कर दी, और एसेट सोल्ड करके पैसे आ गए आपके पास। अब एसेट सोल्ड करके हमारे पास पैसे आ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, लायबिलिटी पे करेंगे। तो चलो बेटे लायबिलिटी पे की बताओ एंट्री क्या होगी। कशिश ट्राई करो, हर्ष ट्राई करो बेटे, लायबिलिटी पेड की एंट्री क्या होनी चाहिए। हम लायबिलिटी पे कर रहे हैं, यस अनहद, वैभव ट्राई करो, आशुतोष ट्राई करो। हम लायबिलिटीज पे कर रहे हैं आज, बताओ हमारे पास से क्या जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन। बिल्कुल ठीक है जी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश टू बैंक। लो प्यारे बच्चों, खत्म एंट्री। ये देखो बेटे फॉर लायबिलिटीज पेड। अब लायबिलिटी पे तो कर दी हमने, अब कई बार क्या होता है लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर भी हो सकती है बच्चों। फॉर लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। भाई बताइए कौन ट्राई करेगा इस पॉइंट को, लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। हमने ऊपर किया फॉर लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटी पे करी हमने, तो एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश होगी बच्चों। अब है फॉर लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, बताओ। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे देखो ऊपर एंट्री में यहां पे जहां हम अगर हम कैश पे कर रहे हैं, अगर हमने कैश पे किया है, याद रखना प्यारे बच्चों, अगर हम कैश पे कर रहे हैं तब तो हम यहां पे टू कैश कर लेंगे। अगर हम कैश पे करें तो टू कैश कर लेंगे। अगर हमने कैश पे नहीं किया, पार्टनर ने टेक ओवर किया है, तो वहां पे क्या आ जाएगा भाई, वहां पे क्या आएगा, पार्टनर का नेम आ जाएगा, सिंपल। अगर तो हम पे कर रहे हैं फिर तो टू कैश, और अगर हम पे नहीं कर रहे, कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो टू पार्टनर, सिंपल हो जाएगा प्यारे बच्चों। लो भाई आगे बढ़ते हैं जल्दी से, फटाफट खत्म हो गया यहां तक, आगे बढ़ते हैं। अब कितनी 5 एंट्रीज हो गई बेटा आपकी, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है भाई, 5 एंट्री, 2 3 नहीं 5 क्यों, 6 हो गई ना शायद। यहाँ पे 3 और ये 4 थी प्यार बच्चों, काउंटिंग लगता है गलत हो गई है। मैं तभी कहूँ ये 5 है, ये 5 और ये 6, भाई 6 एंट्री हो गई हमारी। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, 7th एंट्री लिखो। 7th एंट्री क्या बनती है हमारी, फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। सर ये क्या होता है अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, ये अनरिकॉर्डेड क्या होता है, बताता हूं बच्चों, बताता हूं अनरिकॉर्डेड क्या होता है। देखो बेटा कई बार क्या होता है कि हमारे पास जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं, वह समझना, रिकॉर्डेड ऐसे तो पता है जो आपको, देखो ना बेटा रिकॉर्डेड क्या होती है, पहले तो रिकॉर्डेड बताता हूं मैं आपको। देखो बच्चों जब भी आपको क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो एक बैलेंस शीट दी होगी, मैंने बताया था आपको। बैलेंस शीट में जो एसेट साइड है आपकी, राइट साइड, ये एसेट साइड है। जो भी एसेट यहां पे दी हुई है ना, आर कॉल्ड
रिकॉर्डेड एसेट, ये रिकॉर्डेड एसेट्स है। और जो भी लायबिलिटीज आपको यहां दी होंगी इसको रिकॉर्डेड लायबिलिटीज। बट सम टाइम क्या होता है जब हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, तो गाइज हमने देखा जब हम फर्म को डिसॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा हमारे पास एक फर्नीचर था जो हमारी बुक्स में कहीं मिला ही नहीं हमारे को, मतलब बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है वो। और जब हम फिजिकली चेक कर रहे हैं तो हमें वहां पे एक फर्नीचर नजर आ गई, एक बेंच नजर आ गया। बेटे ये बेंच जो नजर आया मुझे, ये बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं है कहीं पे भी। इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट, यानी वो एसेट्स जिनका हमारे पास रिकॉर्ड फाउंड नहीं हुआ, यानी जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में नहीं थी, आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। इन्हें बोलते हैं अनरिकॉर्डेड, कि जो पहले से हमारे पास रिकॉर्डेड नहीं थी या जिनका रिकॉर्ड आपको फाउंड नहीं हुआ, आर कॉल्ड अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अब यहां पॉइंट दिया है वैभव फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। बेटे अनरिकॉर्डेड एसेट हो या रिकॉर्डेड एसेट हो, जब हम इन्हें सोल्ड करेंगे बताओ हमारे पास क्या आएगा? अनरिकॉर्डेड एसेट्स सोल्ड। जब हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को सोल्ड करेंगे, बेचेंगे, देखो चाहे बुक्स में रिकॉर्ड थी या नहीं थी, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने मेरे पास एक बेंच पड़ा है, ये बेंच बुक्स में कहीं रिकॉर्डेड नहीं था। ये जो बाकी के ये लेक्चर स्टैंड है, बाकी के बेंचेस हैं, बाकी की ये लाइटिंग है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, ये सब बुक्स में रिकॉर्डेड है, वो हम ऊपर पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। लेकिन ये जो बेंच है मेरे सामने, ये बेंच बुक्स में कहीं रिकॉर्डेड नहीं था। आज जब मैं फर्म को डिसॉल्व कर रहा हूं और जब मैंने फिजिकली स्टॉक को चेक किया तो मुझे ये बेंच नजर आ गया। अब इसे भी तो बेचना ही पड़ेगा बच्चों। अब ये तो है नहीं कि मैं इसे रख लूंगा अपने पास, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, हमें तो सारी एसेट बेचनी है। तो रिकॉर्ड को तो पहले हम बेच चुके हैं, अब इस अनरिकॉर्डेड को भी बेचेंगे, बेच रहे हैं फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। बताओ क्या एंट्री होगी बेटे? फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड। चाहे बच्चों रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमने तो बेचना है। तो लो प्यारे बच्चों बेच देते हैं। तो पैसे आ रहे हैं भाई, कैश ओब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लो प्यारे बच्चों एंट्री पास होगी। अच्छा अब आप ट्राई करना एंट्री, 8th एंट्री आप ट्राई करना, मैं हेडिंग लिखूंगा आप ट्राई करना। फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय पार्टनर, अनरिकॉर्डेड एसेट टेकन बाय पार्टनर। ट्राई करो बेटे, देखो कौन ट्राई करता है। भाई ऊपर पढ़ा था हमने अनरिकॉर्डेड एसेट सोल्ड, तो एंट्री पास की कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब मैंने आपको क्वेश्चन क्या दिया है? फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। तो एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बहुत बढ़िया बेटे, वेरी गुड, बिल्कुल यही एंट्री बनेगी जी, शाबाश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बेटे सेम ऐसे ही हमने करना है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज के साथ। आओ बच्चों पॉइंट नंबर 9 पे आ जाओ। 9 पॉइंट अब आप ट्राई करेंगे, आपने ट्राई करना है बच्चों, अब मैंने नहीं बताना आपको। फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड। भाई अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज पेड, बताइए बेटे क्या एंट्री पास होगी? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज पेड। यस 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 बोलिए, शाबाश। अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज पेड की एंट्री क्या हो जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश। बिल्कुल ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं भाई। पॉइंट नंबर 10 हमारे पास क्या है? फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। लो भाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टेकन बाय पार्टनर। अब जल्दी बताओ इसकी एंट्री क्या होगी प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ, शाबाश। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, नोट्स भेज, बिल्कुल ठीक भेज रहे हो आप। हाँ जी, इसकी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत बढ़िया बेटे, बिल्कुल ठीक भेजा जी। लास्ट एंट्री भाई लो, 11 का शगन डाल दिया बच्चों हमने आज। 11 एंट्रीज का शगन किया है आज हमने। और आप याद रखना इस पूरे चैप्टर में ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं। लास्ट एंट्री है फॉर प्रॉफिट
ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, भाई प्रॉफिट है, अगर प्रॉफिट है तो क्या एंट्री पास फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। हाँ जी बेटे, कौन ट्राई करेगा, प्रॉफिट की एंट्री बताइए क्या होगी, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, इसकी एंट्री बेटे पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट्स ऑल बेटा, खत्म। तो यहां पे हमने 11 एंट्रीज करी और इन सब में 2 एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट थी। वो 2 एंट्रीज क्या थी हमारी, मैंने बता दिया आपको, देख रहे होंगे आप सभी। सबसे पहले हमने एक बार फटाफट से फास्ट ट्रैक रिवीजन करके फिर आगे क्लास को खत्म करेंगे, और कल आपको मैं क्वेश्चन सिखाऊंगा बच्चों इसके, और आप यकीन मानना ये चैप्टर आपका सबसे इजी चैप्टर होने वाला है, ऐसा आपको लगेगा कि ये चैप्टर सबसे इजी है नहीं, बट आपको लगेगा ऐसा। हाँ जी, सबसे पहले शुरू करते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा फॉर एसेट क्लोज, ये पढ़ा हमने फॉर एसेट क्लोज। एसेट क्लोज में हमने एंट्री पढ़ी थी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स, ये एंट्री पढ़ ली हमने। फिर उसके बाद था फॉर, इसमें नोट लिखवाया था, याद करो। हाँ सर बिल्कुल याद आ गया, नोट लिखवाया था। इसमें नोट क्या था हमारे पास, कहते हैं ऑल एसेट शुड बी क्लोज्ड एट ग्रॉस वैल्यू, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, ग्रॉस वैल्यू। और क्या क्लोज नहीं करते, फिर वो बताया था, एक्सेप्ट, क्या क्लोज नहीं करते भाई, एक्सेप्ट कैश क्लोज नहीं करते, बैंक क्लोज नहीं करते, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं करते, पार्टनर्स करंट अकाउंट क्लोज नहीं करते, P&L क्लोज नहीं करेंगे, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्लोज नहीं करेंगे। ये वो आइटम्स हैं जो क्लोज नहीं होंगी, जिन्हें हम क्लोज नहीं करते। ये नहीं क्लोज करने का मतलब क्या बताया था आपके सर ने, ये आइटम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आती। उसके बाद फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। फिर आपसे कहा था भाई लायबिलिटीज क्लोज, तो लायबिलिटी क्लोज की एंट्री बताई थी आपको यहाँ पे, वेरियस लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट। और इसमें फिर नोट लिखवाया था ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज मस्ट क्लोज सच एज, भाई कौन कौन सी लायबिलिटी क्लोज करेंगे, क्रेडिटर्स क्लोज करेंगे, बिल्स पेबल क्लोज करेंगे, बैंक लोन क्लोज करेंगे, आउटसाइडर्स लोन क्लोज करेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्लोज करेंगे, इनकम रिसीव एडवांस क्लोज करेंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड क्लोज करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी क्लोज करेंगे, स्टार है इसके साथ, एक्सेट्रा। और फिर कौन सी लायबिलिटी क्लोज नहीं करेंगे लायबिलिटी साइड से, ऊपर बताया था कौन सी लायबिलिटी क्लोज करनी है, यहां बताया है कौन सी लायबिलिटी क्लोज नहीं करनी, तो वो क्या है, लायबिलिटी साइड से कौन सी आइटम्स क्लोज नहीं करेंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, P&L, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट आर नेवर क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं करेंगे। फिर एसेट सोल्ड, बैंक टू रियलाइजेशन, एसेट टेकन बाय पार्टनर टू रियलाइजेशन, liabilities paid, realization to cash, liabilities taken by partner, realization to partner, unrecorded assets sold, cash to realization, unrecorded asset taken by partner to realization, for unrecorded liabilities paid, realization to bank, for unrecorded liability taken by partner, realization to partner, और लास्ट 11वां पॉइंट प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। गाइज यहां पे हमारी क्लास खत्म होती है, और मैं बस लास्ट में आपको ये बता देता हूं कि अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं। अगली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे,